रवीना ने सुबह सुबह उठकर आंगन साफ किया और चटाई बिछाई। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रवीना ने दरवाज़ा खोला तो देखा कुछ बच्चे हाथ में बैग लिए खड़े थे। दरवाज़ा खोलते ही अंदर आ गए। अंदर जाकर चटाई पर बैठकर पढ़ने लगे। रवीना उन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी और साथ में धर्म की शिक्षा भी देती थी। वह धार्मिक लड़की थी, लेकिन उसके ससुराल का माहौल बिल्कुल अलग था। सास और ननंद रात को देर तक टीवी देखकर सोती और सुबह को भी देर से सोकर उठती। सुबह जब उठती तो ऐसे उठती कि न जाने कितना बड़ा एहसान किया है। उठते ही रवीना को बातें सुनाने लगती, दिन रात उसे जलील करती और सबसे ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ उसके सुबह पूजा करने से थी। लेकिन रवीना ने उनकी कभी भी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया और ना ही अपना सुबह की पूजा के साथ उसने समझौता किया, क्योंकि रवीना का पति देश से बाहर रहता था, तो इसलिए भी उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी। उसने अमित से कई बार कहा कि वह वहाँ से नौकरी छोड़कर अपने देश में आकर कोई काम कर ले, वह थोड़े में ही गुजारा कर लेगी। लेकिन अमित की माँ और बहन उसे वापस नहीं आने देती। अमित जब विदेश गया था तो रवीना से वादा करके गया था कि बस 2 साल के बाद वह इंडिया लौट आएगा और यहीं आकर काम करेगा। लेकिन 2 साल पूरे हो गए थे और वह वापस पलटकर नहीं आया था। रवीना ने आंगन में बैठे पढ़ते हुए बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अच्छा, कल तुम सब लोगों को श्लोक याद करने हैं और मैं सुनूंगी। बच्चों ने ज़ोरों से कहा, जी मैडम। बच्चों के जाने के बाद वह उठी और किचन में काम करने लगी। उसकी ननंद किचन में आई और कहने लगी, अच्छा भाभी, आज ना दोपहर में वेज पुलाव बना देना, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। पिंकी, मुझे आज ज़रा बाहर जाना है। तुम्हें तो पता है कि हर महीने के शुरू में जब अमित पैसे भेजते हैं तो मैं सीमा के यहाँ जाकर राशन डलवाती हूँ, उसने धीरे से कहा। तो पिंकी ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, बस आप सारे पैसे ना इसी तरह खर्च कर दिया करो। अगर हम में से कोई मांग ले तो आपके पास एक पैसा नहीं होता। पिंकी की बात पर वह खामोश हो गई। उसे शुरू से ही आदत थी कि वह ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं करती थी। उसने पिंकी से कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करूँगी कि पहले पुलाव बना दूँगी और फिर उसके बाद चली जाऊँगी। तुम फिर ऐसा करना कि खाना अपने दोस्तों को खुद ही दे लेना। पिंकी ने उसके बाद भी उसे घूरते हुए माँ को आवाज़ देनी शुरू की और कुछ देर बाद शोभा देवी बाहर निकली। अब क्या हो गया है, क्यों इतना चिल्ला रही है? शोभा जी ने अंदर किचन में जाते हुए पूछा। तो पिंकी ने कहा कि देख लो अपनी बहू की हरकतें। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी सहेलियों को आना है तो ज़रा खाने पीने का इंतज़ाम कर दो, लेकिन देखो ये तो सर चढ़कर बोल रही हैं कि इन्हें तो सीमा के घर में राशन डलवाने जाना है। इस पूरे मोहल्ले में उसके घर में कोई राशन नहीं डलवाता, लेकिन ये डलवाएंगी। मोहल्ले में उसे कोई मुंह नहीं लगाता कि वह औरत अपने सास ससुर सबको खा गई। लोग जिस औरत को मनहूस समझकर मुंह नहीं लगाते और ये जाकर उसके घर में मनहूसियत लेकर हमारे घर में वापस आती हैं। शोभा जी उसे गुस्से से देखते हुए कहने लगी, मेरी बेटी सही कह रही है, तू ही उसके घर जाती है और उसी की वजह से मेरे घर में मनहूसियत है। रवीना हमेशा की तरह उनकी बातों पर दिल ही दिल में कुढ़ने लगी। दिल तो चाह रहा था कि एक बार कह दे कि ये मनहूसियत आपकी वजह से है। जिस घर में कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता तो इसकी मनहूसियत कई घरों तक जाती है, और यहाँ पर तो उसके अलावा कोई पूजा पाठ ही नहीं करता था। तभी उसकी ननंद अंदर आते हुए बोली, माँ, तू किसे समझा रही है? तुझे पता है ना इसकी खोपड़ी में ये बात नहीं आएगी। वैसे अगर इतने ही पैसे तुम्हारे पास हैं तो हमें दे दिया करो, हम अपने लिए कुछ ले लिया करेंगे। वह उनकी बातों पर चुपचाप सुनती रही, लेकिन अपनी ज़बान नहीं खोली, क्योंकि उसे पता था कि अगर ज़बान खोलेगी तो शाम को अमित को फ़ोन करके एक ही 4 बातें बनाकर उसको बताई जाएंगी और वह वहाँ बैठे बहुत परेशान हो जाएगा। उसने चुपचाप सबका नाश्ता बनाया और फिर उसके बाद पूरे घर की सफाई करने लगी। सफाई से निमटकर पिंकी के लिए वेज पुलाव बनाने की तैयारी में लग गई। वह घूंघट करके ही बाहर निकल गई। बाजार से सारा राशन पानी लेकर सीमा के घर पहुंची तो सीमा ने उसे ठंडी लस्सी ला कर दी। उसने सीमा की तरफ देखा तो वह उसको काफ़ी उदास लगी। उसने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? सीमा कहने लगी, क्या बताऊं? दरअसल मेरी बेटी पायल की 10वीं के पेपर आने वाले हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है और उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। वह बहुत रो रही थी। मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे 100 तरह के सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब तुम्हें मनहूस कहने लगे। आखिर मेरा क्या कसूर था? जब मैं ब्याह कर आई
तो मेरी सास मर गई और थोड़े समय के बाद ससुर, और मेरे पति का पूरा कारोबार ख़त्म हो गया। और उन्होंने इस सदमे को दिल से ऐसा लगाया कि दुनिया से चल बसे, और लोगों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि इस पर इतना कठिन वक्त आया है तो चलो इसे हौसला ही दे देते हैं, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी ने मुझे हिम्मत नहीं दी और ना ही मेरी मदद की। अगर तुम ना होती तो शायद मैं अपने बच्चों के साथ मर चुकी होती। सीमा बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगी। रवीना जल्दी से आगे बढ़कर उसे दिलासा देने लगी, ऐसे मत रो सीमा, सब ठीक हो जाएगा। और अगर बात पायल की पढ़ाई की है तो उसे मेरे पास भेज देना, शाम को मैं उसे पढ़ा दिया करूँगी। उसकी बात सुनकर सीमा के चेहरे पर खुशी आ गई। वह सीमा को गले लगाते हुए बोली, भगवान तुम्हारी हर तमन्ना पूरी कर दे। सीमा से मिलने के बाद रवीना अपने घर पहुंची तो उसकी ननंद के ससुराल वाले आए हुए थे और शोभा ने उसे देखते ही कहा, लो आ गई मेरी बहू। उसकी ननंद के होने वाले ससुराल के सामने उनकी ज़बान से शहद टपक रहा था। रवीना उनके पास जाकर बैठ गई। फिर शोभा ने रवीना से कहा कि जाओ जाकर किचन में कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो और पिंकी को भी साथ लगा लेना। रवीना चुपचाप उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। पिंकी भी अपनी ससुराल वालों के सामने अच्छी बनने के लिए उसके पास किचन में आ तो गई, लेकिन एक साइड पर बैठी मोबाइल पर लगी रही। रवीना ने एक दो बार उससे काम कहा तो वह इतनी बुरी तरह से उससे बोली कि रवीना चुप होकर रह गई। फिर उसने सब मेहमानों के लिए खाना तैयार किया और उसकी कमर जैसे टूटने वाली हो गई, लेकिन उसका अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ था। रात गए तक वह अपने काम में लगी रही। मेहमानों के जाने के बाद उसने सारे किचन और घर की सफाई की। इसके बाद वह अपने देवर और ननंद के कपड़े प्रेस करने लगी। इस सब से फ्री होकर वह आकर अपने बेड पर कमर सीधी करने लेटी ही थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। उसमें नंबर देखा तो अमित का फ़ोन आ रहा था। उसके चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट आ गई। उसने फ़ोन कान पर लगाया तो अमित बोला, हाँ मैडम, आपके पास तो अपने हस्बैंड से बात करने का टाइम ही नहीं है। कब से फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतना बिज़ी हो कि तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम्हारे फ़ोन में कितनी मिस कॉल हैं। मैंने पूरा दिन इंतज़ार किया। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन तुम न जाने कहाँ बिज़ी थी। बस पिंकी की ससुराल वाले आ गए थे तो खाना बनाने में लगी थी, इसीलिए वहीं बिज़ी रही। और वह एक एक करके अपने सारे दिन भर की रूटीन बताने लगी। तो दूसरी तरफ से अमित बोला, अच्छा भाई बस कर दो, तुम तो बस सबकी सेवा में लगी रहना। अब मैं कुछ समय के बाद वापस आ रहा हूँ तो कुछ दिनों के लिए अब आना होता है, तब भी तुम यह कर लो कभी वह कर लो, और फिर ऊपर से रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना ख़त्म नहीं होता। मैंने तो इस बार सोच लिया है किसी रिश्तेदार की दावत पर नहीं जाना। सुनो, ऐसा करेंगे, कहीं घूमने के लिए निकल जाएंगे। फिर रवीना काफ़ी देर तक अमित से बात करती रही और बात करते करते ही वह सो गई। अगली सुबह अपनी रूटीन के अनुसार उठी, सारे काम निपटाए और शाम को सीमा की बेटी पायल को पढ़ाने के लिए बैठ गई। पायल को आते हुए 2-3 दिन हो गए और पायल वैसे भी उसके साथ पहले से क्लोज थी, अब और हो गई थी, और बीच में वह उठकर उसके साथ काम में भी हाथ बटाने लगी। यह बात रवीना की सास ननंद हजम नहीं कर पा रही थी। वह तो रवीना को हर वक्त नौकरों की तरह काम में लगे देखना चाहती थी। रवीना की सास का असली दुख तो यह था कि उनका बेटा उन्हें न देकर अपनी बीवी को सारा पैसा भेजता था, क्योंकि शायद वह भी कहीं न कहीं अपनी माँ और बहन की आदत जानता था कि वह पैसा बर्बाद कर डालेंगी। लेकिन रवीना अपने घर के खर्चों के साथ साथ आस पड़ोस के गरीब लोगों का भी ख्याल रखती थी। उनकी ज़रूरत का हर सामान उन्हें ला कर देती, यहाँ तक कि अपनी पड़ोस की सीमा की बेटी पायल को फ्री में पढ़ाई करा रही थी, और बदले में पायल भी घर के कामों में उसका हाथ बटाने लगी थी। रवीना की सास ननंद के सर से ऊपर पानी गुजरना शुरू हो गया था। उन्होंने सोच लिया था कि अब कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि रवीना की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। उन सभी ने मिलकर एक योजना बनाई और फिर उसको अंजाम भी दिया। रवीना की तबीयत ख़राब थी, उसे बुखार आ रहा था और बदन में भी दर्द था, लेकिन शाम को रवीना अपने दुखते शरीर के साथ आकर किचन में काम करने लगी। अगले 2 दिन तक पायल ट्यूशन नहीं आई तो रवीना परेशान हो गई। अगले दिन रवीना सीमा के घर जा पहुंची। उसने जाकर पायल से कहा कि तुम्हें पेपर की तैयारी नहीं करनी जो छुट्टियां करने लगी हो। अभी पढ़ते हुए दिन ही कितने हुए थे, मैं छुट्टियां बर्दाश्त नहीं करती। उसने प्यार भरे अंदाज में डांटते हुए कहा तो पायल सर झुकाकर बैठ गई। पायल की माँ सीमा बोली, माफ़ करना रवीना, मैं पायल को नहीं भेज सकती।
दरअसल मैंने कहीं और पता कर लिया है, वह इसे ट्यूशन पढ़ा देंगे, लेकिन तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकती। सीमा ने नज़रें चुराते हुए कहा तो उनके अंदाज पर रवीना ठिठक कर उन्हें देखने लगी और बोली, आप लोग मुझे बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। उसने पूछने की देर की थी, पायल रोने लगी और रवीना उसके इस तरह रोने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। फिर पायल रवीना से कहने लगी कि जब मैं आपके घर ट्यूशन गई थी, आपकी सास मुझे घूरे जा रही थी। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी पढ़ाई के लालच में मैं आपसे पढ़ती रही। जब आप उठकर किचन में गईं तो वह अपनी बेटी को आवाज़ देकर मुझ पर ताने कसने लगी कि आजकल तो हमारे घर में चोरियां बहुत हो रही हैं, और तो कोई नहीं, ये पायल ही हमारे घर में आ रही है। मैं तभी थोड़ी देर बाद ही आपसे छुट्टी लेकर आ गई थी। बीच में ही सीमा बोल पड़ी कि रवीना, हमारे लिए इज्जत बहुत मायने रखती है। अगर कल कला को तुम्हारे घर में कुछ चोरी हो गया या कुछ और हुआ तो तुम्हारी सास और ननद तो मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा देंगी। उन जैसे लोगों का कुछ पता नहीं होता कि वह अपनी दुश्मनी किस तरह निकालें। उनकी दुश्मनी तुमसे है, इसीलिए मैं अपनी बच्ची को बीच में नहीं डालना चाहती। इसीलिए मैंने इसकी ट्यूशन का कहीं और इंतज़ाम कर लिया है। यह सुनकर रवीना के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह वहाँ से किसी तरह चलते हुए घर पहुँची। उसे ही पता था, जब घर पहुँची तो सब लोग वहीं पर बैठे थे। तभी रवीना की सास कड़कते हुए बोली, कहाँ चली गई थी? कब से आवाज़ लगा लगा कर मेरा गला बैठ गया, लेकिन मजाल है कि तू बता कर जाए। उसके अंदर होते ही शोभा जी ने उसे आड़े हाथों ले लिया। वह चलती हुई जाकर उनके पास खड़ी हुई और उनसे कहने लगी कि आपके घर में से आखिर क्या चोरी हो गया है जो आप दूसरे की बेटियों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। उसकी बात सुनकर शोभा जी उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगीं। बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह सवाल करने की? मेरे घर में रहना है तो सीधी तरह रह, वरना अपना बिस्तर बोरिया उठा और यहाँ से दफ़ा हो जा। ये सुनना था कि उस दिन रवीना ने भी उन्हें खूब सुनाई और बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ती चली गई। तभी रवीना का देवर वहाँ आ गया और उसने बीच बचाव कराकर सास और बहू को अलग किया। लेकिन रवीना ने साफ कह दिया था कि अब मैं सारी बात अमित को बताऊंगी, वहीं अब कुछ इंतज़ाम करेंगे। उसकी बात सुनकर वह तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रवीना अपने कमरे में आ गई और सिर पकड़कर बैठ गई। सास का पारा बहुत हाई था। उन्होंने रवीना से बदला लेने की सोच ली थी कि इसकी अकल तो ठिकाने लगानी ही होगी और अब कुछ ऐसा करना होगा कि सारी रकम भी मेरे ही हाथ में आए। रवीना को अपने कमरे में आए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसकी सास, ननंद, देवर अंदर आए और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उन तीनों ने उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसके पास एक डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर ने उसे बिजली के झटके लगाने शुरू किए। उसकी चीखों से जैसा पूरा घर गूंज उठा था और आस पड़ोस के लोग भी अपनी छत पर चढ़कर एक दूसरे से इस चीख पुकार की वजह पूछने लगे। फिर इसी तरह 3 दिन तक उसे बिजली के शॉट दिए गए, जिसकी वजह से उसका दिमाग जैसे बंद होना शुरू हो गया और उसे एक अजीब तरह से दौरा पड़ता, जिससे वह हंसने लगती तो हंसती जाती और रोने लगती तो रोती जाती। लेकिन यह दौरा कुछ पल के लिए होता था और उसके बाद वह नॉर्मल हो जाती थी। उसकी ननद ने तो उसका मोबाइल तक उससे छीन लिया था। रवीना अमित को कुछ बता भी नहीं सकती थी, लेकिन इन लोगों ने उसके वह पागलपन के दौरे की वीडियो अमित को बनाकर सेंड करते हुए कहा कि तेरी पत्नी पागल हो चुकी है, तो इसे जो भी पैसे भेजता है उससे यह जुआ खेला करती थी और ज़्यादा की लालच में सब लुटाती रही। वह अमित को और न जाने क्या क्या बता रहे थे और अमित बंद होते हुए दिमाग से बस सुने जा रहा था। और रवीना के अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उनसे मोबाइल लेकर अमित को अपनी हालत के बारे में बता सकती। वह सारा दिन कमरे में ही रहने लगी और पूरा दिन बस ऊपर वाले से इंसाफ मांगती रहती। एक दिन रवीना की सास अपने बच्चों के साथ बाजार गई हुई थी और रवीना घर में अकेली ही थी। सीमा ने रवीना की सास को जाते हुए देख लिया था। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए रवीना से मिलने आ गई। सीमा उसकी हालत देखकर रोते हुए बोली, यह क्या हो गया तुम्हें? उसने रोते हुए सीमा को सारी बात बताई। वह सीमा से मदद मांगने लगी, कहने लगी, मेरे पति को किसी तरह मेरे हालात के बारे में बताओ, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसने रोते हुए कहा तो सीमा बोली, हाँ हाँ ज़रूर, तुम मुझे नंबर दे दो उनका। रवीना को अमित का नंबर याद नहीं रहा था। दिमाग कमज़ोर हो चुका था। उसे तो पिछली बहुत सी बातें भी याद नहीं रही थी।
लेकिन उसे अपनी एक डायरी याद थी जिसमें वह सबके नंबर लिखा करती थी। उसने उन नंबरों में ढूंढा तो उसे अमित का नंबर मिल गया। उसने सीमा को नंबर दिया। सीमा ने भी उसकी बहन और पड़ोसी होने का फ़र्ज़ निभाया और अमित को फ़ोन करके बताने लगी कि अमित, तुम्हारी पत्नी को ये लोग न जाने किस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं। तुम वापस आ जाओ, वरना ये लोग तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। सीमा ने शुरू से आखिर तक की सारी बात अमित को बताई। सारी बात सुनते ही अमित 2 दिन के अंदर ही टिकट करवा कर घर पहुंचा तो घर में उसकी सास, ननंद और देवर पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे और अमित को आता देखकर तो उनके चेहरों के रंग उड़ गए और जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। अमित ने हल्की सी निगाह उन पर डाली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे की चौखट पर बैठी रवीना ने मुड़कर देखा तो वह शॉक्ड रह गई। अमित ने पास जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए हाथ जोड़ लिए तो रवीना ने उसके हाथ थामते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अमित ने उसे एक बार भी रोने से नहीं टोका। वह चाहता था कि उसके अंदर का सारा गुबार बाहर निकल जाए ताकि उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो और वह सुकून महसूस करे। कुछ देर के बाद अमित ने उसे उठाकर बेड पर बिठा दिया। तुम्हें बिल्कुल भी अब रोने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, अमित ने कहा तो रवीना को सुकून हुआ। फिर कुछ देर के बाद वह उसका हाथ पकड़कर बाहर निकला तो वह तीनों आपस में कोई बात कर रहे थे। उन्हें आता देखकर जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। इतने समय के बाद तू वापस आया और अपनी माँ से मिला तक नहीं, शोभा ने कहा तो वह हंसते हुए बोला, हाँ, आप लोगों को तो मुझे देखकर शौक लगा था। मैंने सोचा कि चलो आप ज़रा शौक से निकल आओ, मैं तब तक अपनी पत्नी से मिल लूँ। उसके ताने पर वह तीनों एक दूसरे को देखने लगे। वैसे तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें आते ही भड़का दिया, ये तो है ही ऐसी लड़ाकू। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और बड़ा ज़बरदस्त दौरा पड़ता है, इसीलिए मेरे बच्चे इससे दूर ही रहना, शोभा ने कठोर स्वर में कहा। जी, मैं आपको कुछ बताने आया था कि इसे यहाँ रह रहकर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने का फ़ैसला कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही सलाह दी है कि परिवार की सेवा कर करके इसका ये हाल हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अलग ले जाकर इसे रख लेता हूँ, शायद इसका पागलपन ख़त्म हो जाए। अमित की बात पर वह सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वह रवीना को लेकर उसी टाइम घर से निकल गया। उसने अपने ओवर टाइम से जितना कमाया था वह हमेशा बचत करता रहा और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त की मदद से एक घर रवीना के नाम पर लेकर उसे किराए पर चढ़ा दिया था। लेकिन उसकी हालत को देखते हुए वह अब खाली करवा चुका था और अब उसे लेकर वहीं जा रहा था। टैक्सी घर के सामने रुकी तो वह रवीना को लेकर अंदर गया। घर सिर्फ 2 कमरों का था, लेकिन इसमें टाइल्स और मार्बल लगे हुए थे। रवीना ने परेशान होकर घर देखा और कहा कि अमित, इसका तो बहुत किराया होगा ना। बिल्कुल भी किराया नहीं देना पड़ेगा। अमित के इस मजाक के अंदाज पर वह उलझकर उसे देखने लगी। अमित उसकी हालत पर हंसते हुए बोला, क्या हुआ रवीना, कुछ उलझी उलझी लग रही हो। अमित बोला, यह घर किराए का नहीं, हमारा अपना घर है। फिर उसे सारी बात बताई तो उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अमित को एक कंपनी में जॉब मिल गई। अब वह वापस नहीं जा रहा था और रवीना भी टीचिंग के साथ साथ बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने लगी। वैसे तो सारा दिन कट जाया करता था, लेकिन अमित अपनी जॉब में थोड़ा ओवर टाइम भी करता था, इसीलिए रात को देर से आना होता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना ऊपर वाले पोर्शन में वह किसी किराएदार को रख ले। उसने अमित से बात की। अमित भी खुशी खुशी तैयार हो गया कि रवीना का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। तभी रवीना के दिमाग में सीमा का नाम आया। उसने सीमा से बात की। सीमा बहुत गरीब थी, इसीलिए वह भी खुशी खुशी मान गई। उसने अपना घर किराए पर दिया और यहाँ आकर रवीना के घर में रहने लगी। इससे सीमा को और ज़्यादा पैसे से मदद मिलने लगी। शुरू में सास ने बहू बेटे से संबंध तोड़े रखे थे, लेकिन अमित और रवीना उनकी नाराज़गी के बावजूद भी उनसे मिलने जाते थे। यहाँ तक कि अमित ने बहन और भाई की शादी भी खुद कराई और उनकी ससुराल वालों ने उन्हें टाइट करके रखा था। रवीना की ननंद जब पति और ससुराल वालों के साथ ज़बान चलाती, ससुराल वाले भी उसको मारते पीटते थे और देवर की पत्नी सोनी ने अपनी सास शोभा जी का जीना हराम कर दिया और शोभा की अकल ठिकाने लगा दी। दुख से शोभा को दिल का दौरा पड़ा था। हमेशा की तरह रवीना ने अपना बड़ा दिल दिखाया और शोभा को अपने पास ले आई और वह दिन रात शोभा की सेवा करती थी और इस सेवा के बदले उसे बहुत कुछ मिला।
अमित को कंपनी की तरफ से बड़ा घर और गाड़ी भी दी गई थी। अब रवीना और अमित के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए रवीना ने अपने पैसे से एक आश्रम खोला जिसमें सभी बुजुर्ग और बच्चे और बेसहारा औरतें रहा करती थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।